आज का टॉपिक है मात्रक तथा विमाएं, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। क्या होता है मात्रक और इसका यूज कब होता है? तो फिजिक्स में अगर तुम जिस भी फील्ड में जाओ, वहां अगर तुम्हें न्यूमेरिकल से डील करना है तो तुम्हें मात्रक पहचानना बहुत जरूरी है कि ये किसका मात्रक है और ये किस पर अप्लाई होता है। तो चलिए बात करते हैं मात्रक की। जब हम भौतिक राशि को नापते हैं तो हम सिर्फ उसका संख्या नहीं बताते, बल्कि एक इकाई भी बताते हैं, और उसी इकाई को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कि जब भी तुम्हारे पास एक भौतिक राशि हो और तुम्हें उसे बताना है, तो तुम्हें सिर्फ उसकी संख्या नहीं बताना है, तुम्हें उसका मात्रक भी बताना है। तो देखते हैं कैसे किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखा जाता है और उसको कैसे डिनोट किया जाता है। एक चीज और है कि हर भौतिक राशि का एक मानक मात्रक होता है। चाहे जितनी भी भौतिक राशियां है वो उसका एक क्या होता है? मानक मात्रक होता है। अब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ रही होगी कि ये भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि वह होता है जिसको हम नाप सकते हैं। तो अब जिस चीज को भी नाप सकते हैं वो सब क्या है? भौतिक राशि। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मूल राशियां होती है। मूल राशि, और फिर इसका हम देखेंगे मात्रक, और इसका प्रतीक मीन्स सिंबल, प्रतीक। तो सबसे पहला मूल राशि है लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और मीटर को हम लिखते हैं एम से। सेकंड है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। और इसको हम किससे लिखते हैं? केजी। द्रव्यमान के बाद आता है समय। समय को क्या बताते हैं? सेकंड। और सेकंड का एच। फिर वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर। और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है ताप। ताप को हम लिखते हैं केल्विन। और केल्विन को किससे लिखते हैं? के से। फिर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का हम बोलते हैं कैंडला। कैंडला। और इसको किससे लिखते हैं? सी डी। फिर पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको हम बोलते हैं मोल। और इसको हम किससे लिखते हैं? एम ओ एल। फिर होता है कोण। फिर क्या होता है? कोण। बेटा मिनट, बेटा मिनट। फिर कोण। और कोण को हम किससे लिखते हैं? रेडियन। किससे लिखते हैं? रेडियन से। और रेडियन को आर ए डी। फिर घनकोण। घन कोण। घन को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और इसको लिखा जाता है एच आर से। किससे? एच आर से। अच्छा, कुछ चीजें हैं, इन सबको बोला जाता है मूल मात्रक। मूल मात्रक। और इन दोनों को पूरक मूल मात्रक। ठीक है। तो ये
ये जितने हैं इसको हम मूल मात्रक कहते हैं और इन दोनों को क्या कहते हैं, पूरक मूल मात्रक। अब बात करते हैं बीमाओं की, यानी कि डायमेंशन। क्या होता है बीमाएं? तो जब भी हम किसी भौतिक राशि को जब हम किसी भौतिक राशि को उसके मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं तब उस सूत्र को हम कहते हैं बीमा। तो अगर तुम्हारे पास कोई भौतिक राशि है, अगर तुम उसको उसके मूल राशि के रूप में व्यक्त करोगे, मींस दिखाओगे, तो जो सूत्र प्राप्त होगा उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, बीमा सूत्र। अच्छा, जो हमारे पास मात्रक था, जो हमारे पास क्या थे, मूल राशि थे, अगर मैं उनको बीमाओं के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था, मीटर। तो मीटर का क्या होता है इंग्लिश में, मीटर एम। तो जब मैं इसका बीमा लिखूंगा तो मीटर का इंग्लिश में क्या होता है, लेंथ का एल। तो मीटर का बीमा क्या होता है, एल। फिर द्रव्यमान का क्या होता है, मास का एम। क्लियर है। फिर समय को टाइम का टी। वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर का ए। तो जब भी हम किसी, ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी बीमा को लिखते हैं या बीमा सूत्र को लिखते हैं तो हम इन 4 मूल राशियों का यूज करते हैं। किस का, मीटर का, द्रव्यमान का, समय का और वैद्युत धारा का। और जो लिखने का, ध्यान से सुनना, और जो लिखने का क्रम है वो ऐसे है, पहले एम लिखोगे, फिर एल, फिर टी, फिर ये जो है इसके लिखने का क्रम है किसी भी बीमा सूत्र का। तो धीरे धीरे हम देखते हैं, कुछ बीमा सूत्र को हम तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं, आप देखो और फिर जानो। सबसे पहले हम क्षेत्रफल का निकालते हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है, तुम्हें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें क्षेत्रफल में लंबाई गुणे क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम किस में नापते हैं, लंबाई का क्या, लेंथ, तो एल, और चौड़ाई भी हमारा क्या है, एल। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये है क्षेत्रफल का बीमा। किसका, क्षेत्रफल का बीमा। अब हमें आयतन का निकालता हूं मैं। आयतन, अगर तुम्हें आयतन का निकालना है तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इन सबको हम लेंथ में ही लेते हैं, तो इसका भी एल और इसका भी, लंबाई का भी, सबको लेंथ में लेते हैं। तो जो आयतन का बीमा होता है वो क्या होता है, एल क्यूब। अच्छा, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दे रहा हूं, तो जब भी हम किसी बीमा को लिखते हैं तो उसको हम किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम देखते हैं बेग। क्या देखते हैं, बेग को क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, क्या कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो क्या होता है, विस्थापन का dx अपॉन dt। अच्छा, विस्थापन मीन्स दूरी, कितना दूरी तय किया गया है, और दूरी को हम क्या लिखेंगे, लेंथ। और समय को किससे लिखेंगे, देखो समय को किससे लिखेंगे, t से। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, प्लस का जब ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, l और फिर t इनवर्स। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, LT-1। तो बेग का बीमा क्या होता है, LT-1। सेम अगर मैं त्वरण का निकालूं, किसका निकालूं, त्वरण का। तो त्वरण का क्या होता है, बेग परिवर्तन बट्टे में समय। तो बेग परिवर्तन क्या होता है,
तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। क्या ये त्वरण का सूत्र है? समय के साथ वेग में परिवर्तन। अच्छा, स्क्वायर किसमें है? डिफरेंशिएट में है ना, तो हम सिर्फ किसका लिखेंगे? एक्स। एक्स को किसमें लिखते हैं? लेंथ में। और समय का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो मैं पूरा क्या लिख सकता हूं? एल टी माइनस टू। तो जो त्वरण है, त्वरण का बीमा क्या है? एल टी माइनस टू। अब त्वरण के बाद हम निकालते हैं बल। क्या निकालते हैं? बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। अच्छा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है? एम से लिखा जाता है। ठीक। त्वरण को किससे लिखा जाता है? अभी हमने निकाला, एल टी माइनस टू। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले किसको लिखना है? एम। तो एम है, एम एक ही है। फिर एल लिखना है, एल भी एक ही है। टी कितना है? टी माइनस टू। तो जो बल का, किसका? बल का बीमा है वो क्या है? एम एल टी माइनस टू। ठीक है। फिर अगर मैं कार्य का निकालता हूं, कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का क्या मैंने अभी निकाला, क्या होता है बल का? एम एल टी माइनस टू। और विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है? एल। तो अगर मैं इस पूरे का निकालूं तो एम ही रहेगा, एल एल। पावर गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो एक और एक दो, और ये टी माइनस टू। तो जो कार्य का बीमा है वो क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। अब हमें किसका लिखना है? अब हम देखते हैं शक्ति। शक्ति या समर्थ क्या होता है? कार्य, क्या होगा? कार्य बट्टे समय। तो कार्य का क्या होगा? अभी मैंने निकाला, कार्य का क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, और बट्टे में समय का टी। तो अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो टी माइनस पावर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये हो जाएगा शक्ति का बीमा। ये हमारे पास कुछ बीमाओं का क्या है? कुछ ये मूल राशि है, उन मूल राशियों का क्या है? ये बीमा है। अब तुम आसानी से किसी भी बीमा को निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो? बस तुम्हें ये चार टर्म पता होना चाहिए, मीटर, द्रव्यमान, समय और वैद्युत धारा। और तुम उसे आगे ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जैसे शक्ति का है तो शक्ति का निकालना है तो कैसे निकालोगे। जैसे तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है, संवेग का निकालना है, आवेग का निकालना है, तो इन सब का तुम्हें क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूले में उसके मूल मात्रक या मूल राशि पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। अपनी क्लास को आज यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखे। ये एक बात हमेशा याद रखना कि जो पढ़ाई है ना, ये कंसिस्टेंसी मांगता है तुमसे। तुम जितना कंसिस्टेंस होगे, तुम्हारी पढ़ाई उतना ही अच्छा होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी पढ़ने बैठो तो अपनी फोकस को बनाए रखने के लिए अपनी जो फोन है या जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, उन चीज को साइड में रख दो। उससे क्या होगा कि जब तुम पढ़ने बैठोगे तो अगर मान लो इनकेस किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तुमने आधा घंटा पढ़ा, उसी बीच में किसी का कॉल आ गया या किसी का मैसेज आ गया, अब जो तुमने आधे घंटे तक फोकस किया, अब जैसे वो मैसेज या कॉल आया तुरंत तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब तुम्हारा पूरा फोकस उधर चला गया। जब मान लो किसी ने तुम्हें मैसेज किया, अब पूछ रहा है कि क्या तू आज मेरे साथ आ रहा है, तुमने उसे भले ही जवाब दिया है ना, लेकिन तुम्हारे माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा कि यार उसने मुझे आने को बोला, क्या वो बुरा ना मान जाए। अब भले वो बुरा ना माने, लेकिन पहले ही तुमने सोच लिया कि वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए। ये सोचने से पहले ये सोचो ना कि अगर वो बुरा मान भी जाएगा तो मैं बाद में उसे मना सकता हूं, लेकिन अगर मेरी पढ़ाई अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ तो ये पूरा टॉपिक मेरा स्किप हो जाएगा और यहाँ पर जो तुम्हारा फोकस बन रहा है वो पूरा फोकस खत्म हो जाएगा।
तो हमेशा ये चीज याद रखना कि पढ़ते वक्त जो भी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है उसको तुम साइड में रखो, चाहे फ्लाइट मोड में रखो या किसी और में, या कहीं और रखो, अपने घर वाले को फोन दे दो। देखो अभी ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारी वजह से गुस्सा हो जाए कि तुमने उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। अभी जो दोस्ती है वो लॉन्ग टाइम तक क्यों रहेगा, उसके लिए तुम्हारे पास आगे पैसा गाड़ी होना चाहिए। अभी दुनिया जो है बेटा वो मतलबी है। तुम्हारे पास पैसा गाड़ी है तो तुम्हारे पास दोस्ती है, पैसा गाड़ी नहीं तो दोस्ती नहीं है। तो जो भी करना सोच समझ के करना। अभी अगर तुम दिन में 4 से 5 घंटा मेहनत कर लोगे तो तुम्हें एक पढ़ाई का हैबिट बना रहेगा। तो आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ या सिविल सर्विस की एग्जाम में जाओ तो तुम्हें वह कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अपने अंदर वो शक्ति होगा। लेकिन अभी अगर तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की क्षमता या कैपेबिलिटी नहीं होगा तो तुम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यही जो एज है, जब हम 9th to 12th में पढ़ते हैं तो हमारी जो एज है 16 से 20 या 21 जो एज होता है, इसी में कोई भी स्टूडेंट या तो सुधरता है या तो बिगड़ता है। अगर इस एज में तुमने पढ़ना सीख गए तो आगे तुम आने वाले 40 सालों तक आसानी से अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अभी अगर तुम अपने पढ़ाई से भटक रहे हो तो आगे आने वाले समय में तुम अगर कोशिश भी कर लोगे ना तो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी ना घर से तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, ना कोई दबाव है। तो तुम अगर किसी चीज को शिद्दत से करना चाहोगे तो तुम्हें घर वाले मना नहीं करेंगे। वही अगर तुम अपना ध्यान भटका के कहीं और जाने लगोगे तो घर वाले भी तुम पर दबाव डालेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि पढ़ाई कर लो। और देखो पढ़ाई करने से जो अंदर, ध्यान से सुनना, जब तुम पढ़ाई करोगे ना तो अंदर तुम्हारे एक अलग ही खुशी से महसूस होगा। लेकिन वो खुशी ऐसा होगा जो किसी और चीज तुम्हें नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इंसानों में खुशी ढूंढने जाओगे तो तुम्हें, हाँ, एक टाइम के लिए मिल सकता है लेकिन आने वाले टाइम के लिए तुम्हें वो बहुत दुखी करेगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम पढ़ाई पर फोकस करें। देखो तुम पढ़ाई में जब कोई नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो तुम्हें एक नई जानकारी मिलता है, तब तुम उस चीज को लेके सोचते हो। और जब उस चीज को लेके सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में बहुत से और चीजें आता है, तुम्हारे अंदर फिर एक खोज बाहर आता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। और जैसे जैसे तुम खोज करते हो तुम्हें उसके आगे का रास्ता मिलता है, तो अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छे सा खुशी फील होता है। और वो कहीं और से नहीं आएगा, वो जब तुम पढ़ोगे तो तभी आएगा। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। बोर्ड का ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, 7-8 महीना 8 महीना मान के चलो, 8 महीना रह गया है। तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। डेली कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे शुरू में पढ़ने की कोशिश करो, ताकि जब धीरे धीरे समय आए तो तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे और तुम्हारी जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है वो बने रहे।